नमस्कार। खेत खलिहान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सब्जियां हमारे भोजन का प्रमुख अंग हैं और सब्जियों की खेती करके हमारे किसान अच्छी आमदनी भी प्राप्त करते हैं। सब्जियों की खेती एक ऐसी खेती होती है, इसको किसान सालों भर करते हैं और किसानों को सालों भर इससे आमदनी मिलती है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती करके किसान अच्छी आमदनी कैसे प्राप्त करेंगे, इस विषय पर जानकारी दिलाने के लिए हम लोग आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर पश्चिम चंपारण में। और हमारे साथ में डॉक्टर अभिषेक कुमार, जो इस केंद्र के केंद्राध्यक्ष हैं, और इनसे हम जानकारी दिलाना चाहेंगे कि इस मौसम में वैज्ञानिक विधि से आप कैसे सब्जियों की खेती कर सकते हैं। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि बरसात का मौसम, अनेक तरह की विसंगतियां इस मौसम में रहती हैं, जल जमाव की स्थिति रहती है और इसके अतिरिक्त बीमारियां और कीड़ों का प्रकोप भी अधिक होता है। सबसे पहले खेत का चुनाव किसान कैसे करेंगे, उनको क्या ध्यान में रखना होगा? बरसात में जो सब्जी की खेती हम करने जा रहे हैं तो उसमें किसान भाइयों को सबसे पहले खेत का चुनाव करना चाहिए। खेत ऐसा होना चाहिए जहाँ पे पानी न लगता हो, जल जमाव की स्थिति ना हो वहाँ पे, और अगर पानी खेत में लगता भी तो पानी निकलने का व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे में इन बातों का ध्यान ज़रूरी है। और उसके अलावा जब खेत की तैयारी हम करेंगे, खेत हमारा पूरी तरीके से साफ़ सुथरा होना चाहिए। और खेत की अंतिम तैयारी के समय में हमको गोबर या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम बात करें कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर का, तो गोबर का सड़ा हुआ खाद हमको जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 250 कुंटल गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। और अगर हम वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो 10 से लेकर के 12 कुंटल तक वर्मी कंपोस्ट हम प्रति एकड़ के हिसाब से हम डाल करके खेत की तैयारी करते हैं। और जो कि बरसात में जो सब्जी की खेती हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिसको हम सीधे बुआई करते हैं, बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है जिनको हम नर्सरी डाल के बुआई करते हैं। तो जो सीधी बुआई करने वाली सब्जियाँ, जैसे मान लीजिए भिंडी है, लौकी की खेती करना है, उसके अलावा हमारा बोड़ा है, इन सब चीज़ों को हम सीधे जो लाइन से लाइन का दूरी है, पौधा से पौधा का दूरी, इसको मेंटेन करते हुए हमको लगाना है। और जो हम नर्सरी डाल के करते हैं उसमें हमारा बैगन हो गया, मिर्च हो गया, कुछ हम जो हमारा फूल गोभी की किस्में हैं उन किस्मों का भी चयन करके हम नर्सरी डाल करके उनकी सब्ज़ी की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा हमको सबसे महत्वपूर्ण बात सब्ज़ी की खेती में प्रभेद का चयन होना चाहिए। चूँकि किसान भाई जो हमारे जो सब्जी उगाते हैं उनको कम जगह में अधिक उत्पादन की लालसा रहती है। तो ऐसे में अगर हम विश्वसनीय दुकानों से अच्छी जगह से बीज का चयन करें, अच्छे किस्म के प्रभेद का चयन करें जो हमारी बरसात में अच्छा उत्पादन दे सके, बीमारी और कीटों के प्रति मतलब सहनशील हो, ऐसे वैरायटियों का चयन करना चाहिए। और उसके बाद से हम जब भी बुआई करें, बीज का उपचार, खेत का उपचार बरसात के समय में बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन कौन सी फसलें सब्जी की जिसकी खेती इस मौसम में की जा सकती है, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, इस मौसम में सबसे पहले तो हम लोग जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जिसमें आपका लौकी, कद्दू, नेनुआ, तोरई, सतपुतिया, करेला, ये सब आती हैं, इनकी खेती हम बरसात के समय में बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन यही ध्यान देना चाहिए कि जो हम जहाँ थाला बना के करते हैं, थाला ज़मीन की सतह से थोड़ा सा ऊंचाई पर होना चाहिए। और उसके अलावा इन सब्जियों की खेती करने के लिए हम ऊपर एक अलान बनाते हैं, जिसको हम लोग मचान विधि से सब्जी की खेती करते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सब्जी हमारी भिंडी का भी काफ़ी मार्केट वैल्यू होता है। भिंडी भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद सब्जी है, भिंडी को भी हम लगा सकते हैं। उसके अलावा बरसात में अन्य सब्जियां में हम अगर लगाना चाहें तो हम बोड़ा का खेती कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउपी की बात करते हैं, उसको लगा सकते हैं। उसके अलावा हम बरसाती मूली भी लगा सकते हैं, हम खरीफ प्याज भी लगा सकते हैं। अलग अलग फसलों के बारे में तो आपने जानकारी दी सर। अब हम कुछ खास फसलों के बारे में और उसकी कृषि जो कार्य हैं, उसकी शस्य विधि है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे जो पहली फसल है वह धनिया, पत्ती के रूप में उसका इस्तेमाल सालों भर किसान करते हैं। बरसात में उगाना थोड़ा मुश्किल होता है उसको, तो पत्ती के लिए धनिया की खेती अगर किसान करना चाहे, चूँकि सालों भर उनको आमदनी से मिलती है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, धनिया की खेती जो है किसान भाइयों के लिए मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में लोग धनिया लगाता है, तो उस समय उसका बाज़ार वैल्यू नहीं रहता, मूल्य एकदम बहुत कम रहता है। लेकिन इस समय अगर हम धनिया को लगाते हैं तो ये हमारा बेमौसमी धनिया की खेती होती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर,
चाहे बांस का पाली हाउस बना सकते हैं, बांस का नेट हाउस बना सकते हैं। और ज़मीन का चुनाव ऐसा भी इसमें भी होना चाहिए कि ज़मीन ऊपर हो, पानी न लगते हो। और धनिया को लगाने के लिए धनिया का जो बीज हम बाज़ार से लेते हैं, बहुत सारा किस्म का बीज उपलब्ध है। उन बीजों को लेकर के हम 24 घंटा तक पानी में फुलाने के बाद से हम खेत की को तैयारी करते हुए, और हमको बेड बनाना है। बेड 1 मीटर चौड़ा बेड बनता है, और एक बेड से दूसरे बेड का बीच का जो दूरी होता है वो 45 सेंटीमीटर होता है। और चूँकि जो बेड जो बनाएंगे, जो बीच का जो दूरी होता है, उसके अंदर मिट्टी निकालने का बेड ज़मीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा उठा होना चाहिए, ताकि पानी न लगने पाए। और धनिया को हम लोग बेड पर डाल करके बढ़िया से मिला करके, और प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट 1 से लेकर के 1.5 किलोग्राम अगर हम डाल करके मिलाते हैं, तो धनिया का ग्रोथ भी अच्छा होता है और अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। दूसरी फसल है आपको साग वर्गीय में पालक की खेती। पालक की खेती भी हमारे किसान करते हैं, अच्छी आमदनी भी मिलती है उसको। तो क्या इस मौसम में पालक की खेती संभव है? यदि संभव है तो उसका तरीका क्या होगा? देखिए, पालक का खेती जो है इस मौसम में बाहर तो संभव नहीं है। अगर हम लोग नेट हाउस में करना चाहें, जो शेड नेट हाउस होता है, उसमें जो नेट हाउस हमारा परसेंट के हिसाब से होता है, 50%, 30%, 35% के हिसाब से होता है। उसमें अगर हम करें तो संभव है, लेकिन उसके लिए थोड़ा किसान भाइयों को सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बरसात का समय है। और इसमें हम बीज उपचार भी महत्व होता है इसका। और जो पालक का जो बीज होता है उसको भी हमको बढ़िया जगह से चयन करना चाहिए, और अच्छी किस्म का पालक, जैसे आल ग्रीन है, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, उसको किसान भाई लगा करके जो है उसको कर सकते हैं। ओपन में पालक इस समय नहीं हो सकता, जब भी होगा तो पाली हाउस कंडीशन में होगा। लाल साग भी काफ़ी प्रचलित है और लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। लाल साग भी खेती करके किसान अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं, तो उसकी क्या कुछ संभावना बनती है? हाँ, लाल साग तो खेती समझ लीजिए बहुत ही आसान है, जिसको हम लोग आम भाषा में चौलाई भी बोलते हैं। उसमें लाल चौलाई भी होता है, हरा चौलाई भी होता है। इसको हम लोग भी आराम से बाहर में ही कर सकते हैं। इसके लिए भी उन्हीं बातों को ध्यान देना पड़ता है कि खेत हमारा, चूँकि जो चौलाई का बीज होता है बहुत छोटा, सरसों के बीज से भी बहुत छोटा होता है, तो खेत पूरा बढ़िया से एकदम भुरभुरा होना चाहिए। और हम प्रयास करें कि बेड बना करके उस पर करेंगे तो हमारा बीज का भी नुकसान नहीं होगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा। फूल गोभी की खेती भी अब सालों भर हो रही है, क्योंकि बाज़ार में उपलब्ध है। पहले तो खास मौसम में ही फूल गोभी मिलती थी। अभी जो आगात को भी प्राप्त करने के लिए थोड़ा बिचड़ा उड़ा गिराने का समय भी आया होगा, चाहे उसके बारे में किसान क्या कर सकते हैं, क्या संभावना बनती है? देखिए, जो फूल गोभी की जो किस्म है, अगेती किस्म है और मध्यम वर्गीय किस्मों की खेती अभी हमारा करने का समय है। इसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर का एक वैरायटी है सबौर अग्रिम, आप जानते होंगे, जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से विकसित की गई है। उसको हम लोग 250 ग्राम बीज को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नर्सरी बेड बना करके हम गिरा करके, और नर्सरी डालने के 20 से 22 दिन बाद जो है 25 दिन तक हम लोग पौध की रोपाई कर लें। और चूँकि हम लोग जब इस समय करेंगे सब्जी की फूल गोभी की खेती, तो इस समय पौधे का बढ़वार उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो उसका दूरी हमको कम करना पड़ता है। यानी 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का दूरी और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधा का दूरी पे हम लोग उसको लगाएंगे। और गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती आप जानते हैं कि काफ़ी जो है कम समय में तैयार होता है, तो इसमें भी हमारा कंपोस्ट का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए खेत की तैयारी के समय में हमने जो बताया, वर्मी कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और खेत में जब हम पौधे की रोपाई करते हैं तो अंतिम जुताई के समय ट्राइकोडर्मा 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 10 से 15 किलोग्राम गोबर में मिला करके अंतिम जुताई के समय अवश्य मिलाना चाहिए, ताकि गोभी में आप देखते होंगे गलने का समस्या आता है, वो पौधा बहुत जल्दी से गल जाता है, तो वह बीमारी नहीं लगता है। कद्दू वर्गीय सब्जी और लतर वर्गीय सब्जी, उसके खेती के बारे में जानकारी आपसे चाहेंगे। खास करके कद्दू, जो गोल कद्दू भी होता है, लंबा कद्दू भी होता है, तो उसकी क्या संभावना बनती है? देखिए, बरसात में तो इसका खेती बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, और बहुत कम परिश्रम करके जितना कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसको हम उगा सकते हैं। केवल यही ध्यान देना है कि इस समय जो भी सब्जी की खेती हम करेंगे वह सब्जी हमारा अलान पे होना चाहिए, ताकि जो है पौधा जो है ज़मीन पर नहीं सटेगा, तो उसमें दाग नहीं पड़ेगा। जब आप जानते हैं कि जो बाज़ार में जो भी सब्ज़ी जाती है वो सब्ज़ी किसान जो अगर ले जाते हैं, दाग वाला सब्ज़ी का बाज़ार भाव नहीं रहता है। तो इसीलिए अलान पर सब्ज़ी की खेती करें, और उसके लिए बहुत सारा रस्सी से बना सकते हैं, बांस से बना सकते हैं, यानी जो स्थानीय स्तर पर जो अवेलेबल संसाधन है उससे वो बना करके कर सकते हैं। और एक जो थाला लगाएंगे हम लोग, एक थाला से दूसरे थाला के बीच का दूरी जो है 2.5 मीटर रखना चाहिए, ताकि जो है चलने के लिए और पूरा पौधे के बढ़वार के लिए, पौधा का फैलाव के लिए एक अच्छा दूरी मिल सके।
कुछ खास वैरायटी वगैरह की बात भी आती है? हाँ, जैसे पूसा नवीन वैरायटी है, पूसा विशेष वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। जो वैरायटी अब आज के समय में तो प्राइवेट कंपनियों का भी बहुत सारी वैरायटी है, जी। उसको भी किसान ले सकते हैं। अब है नेनुआ वगैरह, घिउरा जिसको हाँ, बोलते हैं हाँ। हमारे उत्तर बिहार में, जी। तो उसकी संभावना कुछ बनती है कि नहीं? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जो है नेनुआ तो बहुत अच्छा होगा बरसात के समय में। और पूरी तरीके से जो है ना नेनुआ का खेती भी जो है किसान अपनाते हैं। इनमें भी वही जैसे लौकी का ध्यान देना, उसी तरह से नेनुआ को ध्यान देना है। और नेनुआ तो लौकी से आसानी से उग जाता है, तो इसका भी दूरी वही रखते हैं हम लोग 2.5 मीटर पौधे से पौधा, और लाइन से लाइन का दूरी 2.5 मीटर करके एक छोटा सा अलान बनाते हैं। अलान का ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं रखते हैं, ताकि उसमें आदमी आराम से चल सके और उसका तोड़ाई भी कर सके, और उसका फल भी सेफ रहता है। आजकल झिंगुनी या तोरई की चर्चा भी बहुत होती है। तो पहले तो मक्का के खेत में लोग झिंगुनी करते थे, पारंपरिक विधि जो था खरीफ के समय में। अब आजकल तो नई नई विधियाँ आ गई हैं, वैज्ञानिक विधि आ गई है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए झिंगनी है जो, इसको हम लोग सतपुतिया भी बोलते हैं। जी। झिंगनी थोड़ा बड़ा होता है, जी। सतपुतिया जो है, और तोरई भी उसमें एक वैरायटी होती है जिसको हम लोग रीड गार्ड बोलते हैं, उसके ऊपर धारी होता है। जी जी जी। तो उसको भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना बार लगाने की आवश्यकता है। तो छोटा सा होता है पौधा, अगर नीचे छोटा तरीके से भी अगर हम रस्सी से भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका पौधा बहुत वजनी नहीं होता है, जी। तो छोटा बनाने से भी हमारा उसका जो है कर सकते हैं। इसको भी बरसात में किया जा सकता है। अब आपको जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो है हरी मिर्च। जी। हरी मिर्च की महंगाई भी बहुत अधिक है, और सालों भर किसानों को उपलब्ध बेचना भी है बाज़ार में, और उपभोक्ताओं को सालों भर चाहिए भी। तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए हरी मिर्च की खेती के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले नर्सरी डालने की आवश्यकता पड़ती है। नर्सरी बेड हम तैयार जो करेंगे, वह बेड हम ज़मीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा तैयार करेंगे, और एक बेड का जो चौड़ाई होगा 1 मीटर होगा, और लंबाई हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और जो उसके बीच का जो दूरी होगा, दूसरे बेड का जो दूरी होगा, वह दूरी जो है आपका 45 सेंटीमीटर होगा, ताकि हम आसानी से उसके मतलब उसमें चल सकें, हज़ारा से पानी दे सकें, अगर उसमें तरह तरह का कोई कीड़ा लग रहा है तो दवा दे सकें। तो इस तरह से नर्सरी डाल करके जब पौधा हमारा 25 से 30 दिन का जब पौधा हो जाता है, तो इसको हम 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधा और लाइन से लाइन का दूरी 60 सेंटीमीटर मेंटेन करके मुख्य खेत में लगा सकते हैं। और जब हम मिर्च की जो रोपाई करेंगे, तो हमको यह प्रयास करना चाहिए कि पौधे की जड़ों का उपचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मिर्च में भी सूखने का बहुत समस्या आता है, क्योंकि सोलेनेसी परिवार का सदस्य बरसात में समस्या आती है। तो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पौधे की जड़ों को 15 से 20 मिनट के लिए उपचारित करें। अगर हमारे पास ट्राइकोडर्मा नहीं मिल रहा है, तो कार्बेंडाजिम जो 50% आता है, उसका 2 ग्राम के हिसाब से घोल बना करके पौधे की जड़ को उपचारित करने के उपरांत ही लगाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण फसल है टमाटर। वैसे टमाटर की खेती भी तो खरीफ वगैरह में भी होती है और रबी में भी होती है, हर मौसम में उसकी खेती होती है। तो ये जो मौसम अभी चल रहा है बरसात का, तो इसमें कुछ उसकी संभावना बनती है? हाँ हाँ, टमाटर को अगर हम लगाते हैं तो बरसात में बहुत अच्छा टमाटर होगा, लेकिन बशर्ते यही है टमाटर में वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो ऐसे कंडीशन में हमको टमाटर को जो पॉली हाउस कंडीशन, जिन किसान भाइयों के पास पॉली हाउस है, उसमें वे टमाटर की खेती को लगा सकते हैं। और टमाटर में भी हमको जो नर्सरी डालना है, नर्सरी डालने के बाद से जो है 20 से लेकर के 25 दिन का पौध हमको तैयार करना है। फिर उस तैयार पौध को कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से उपचारित करने के उपरांत, अगर कार्बेंडाजिम मैंकोजेब के अलावा ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा को 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना करके उसके पौध को उपचारित करने के बाद टमाटर को जो है 45 सेंटीमीटर पौधा से पौधा का दूरी और लाइन से लाइन का दूरी 60 सेंटीमीटर पर टमाटर लगा सकते हैं। मूली की खेती भी हमारे किसान करते हैं, अच्छी कीमत मिलती है। बेमौसम की मूली की कीमत बहुत अधिक होती है जी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जो बरसात में अगर मूली की हम बात करते हैं तो हम उसके लिए भी हमको ऐसे जगह का चयन करना चाहिए जहाँ पानी न लगता हो। और इस समय जो मूली लगेगा हमारा पूसा चेतकी वैरायटी का है, बहुत सारा प्राइवेट कंपनी का भी बीज है। ऐसे बीज का चयन करके हमको मूली लगाना चाहिए। और मूली में हम जब खेत की तैयारी करेंगे तो उसमें कंपोस्ट यानी खेत पूरी तरीके से हमारा उर्वर होना चाहिए, क्योंकि उसमें जब ज़मीन में जब बढ़िया रहेगा तभी हमारा जो है मूली का बढ़वार भी होगा और अच्छा होगा। और मूली का जब पौधा जमेगा तो शुरुआती दौर में बहुत सारा बरसात में कीट पतंग का लगता भी है, तो इसमें हमको आवश्यकता अनुसार आजकल प्राकृतिक खेती के तहत हम बहुत सारा कीटनाशक नीम के पत्ता से बनाते हैं, तंबाकू के डंठल से मंगाते हैं, बहुत सारा बनाते हैं। तो उसको, और बाज़ार में नीम आधारित जो है बहुत सारा नीम आयल भी आता है, उसको भी हम डाल करके कीड़ा से पौधे को बचा सकते हैं। भिंडी भी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, तो भिंडी की कुछ संभावना बनती है अभी इस मौसम में खेती करने की? जी
देखिए भिंडी में भी हम जो है ना, भिंडी में प्रभनी क्रांति है, आजकल हम बायो फोर्टिफाइड वैरायटी की बात करते हैं तो काशी लालमा वैरायटी है, उसको भी हम लोग लगा करके भिंडी को भी कर सकते हैं। भिंडी को तो हम सीधे बुआई करते हैं, इसके नर्सरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और भिंडी एक ऐसा फसल है जो 2-4 दिन तक पानी भी खेत में लगा रहेगा तब भी पानी को भी बर्दाश्त कर सकता है, तो बरसात में भिंडी का भी अच्छा संभावना बनता है। करेला की खेती के बारे में कोई जानकारी दीजिए। करेला भी हमारा जो लत्तर वर्गीय सब्जी है, जो लौकी, कद्दू, तोरई की बात हम करते हैं, उसी के तरह जो है करेला को भी हम लोग लगा करके जो है, आप लाइन से लाइन का दूरी उसका भी हमको 2.5 मीटर रखना है, पौधे से पौधा 2.5 मीटर रखना है और करेला में अलान बना करके लगाना है। और बरसात में करेला में आप देखते होंगे बहुत सारा पत्ता में छेद होने लगता है, तो उसको लिए समय समय पर हमको दवा देने की आवश्यकता होती है। बहुत सारी फसलों की आपने चर्चा की, चूँकि बरसात का मौसम है, कीड़ों का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो इन सारी फसलों पर कीट प्रबंधन हम कैसे करेंगे, उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए। देखिए बरसात में मुख्य रूप से जो कीट लगता है, कीट 2 प्रकार से होता है। एक कीट होता है रस चूसने वाला कीट होता है, एक कीट होता है काट करके पत्ता को गिराता है, चाहे फल में घुस जाता है, नुकसान करता है। बैगन में फल छेदक, तना छेदक लगता है। तो ऐसे समय में हमको कुछ ट्रैप का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल आप देखते होंगे बाज़ार में बहुत सारा ट्रैप मिलता है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप है, चाहे अन्य भी ट्रैप है। कुछ हमारे पास स्टिकी ट्रैप मिलता है अलग अलग कलर का, उसको भी लगा करके हम कीट प्रबंधन कर सकते हैं। और ख़ास तौर से बरसात में फल मक्खी का प्रकोप बहुत तेज़ी से होता है। आप देखते होंगे फल ऊपर से अच्छा रहेगा लेकिन फल के अंदर जो है छोटे छोटे कीड़ा रहते हैं, जिसको हम लोग बात बोलते हैं लार्वा रहता है, और उसका डैमेजिंग स्टेज लार्वा होता है। लेकिन जो उसका जो मक्खी होता है, उस मक्खी को अगर हम लोग चाहें तो फल मक्खी ट्रैप जो है प्रति एकड़ में 8 से 10 के संख्या में ट्रैप लगा करके उसमें एक ल्योर लगाते हैं जो मिथाइल यूजिनॉल केमिकल से उपचारित रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो नर कीट जो होता है उसमें जा करके जो है उसके ल्योर के गंध से जा करके उसमें फंस जाता है, और जो भी हमारी जो मादा मक्खी जो होती है, जो जब अंडे देती है तो अंडा निषेचित न होने के कारण जो है उसमें लार्वा नहीं बन पाता। तो इस प्रकार से फल मक्खी ट्रैप बरसाती सब्जियों के लिए एक बेहतर कीट प्रबंधन के लिए काम करता है। अब कुछ बीमारियां हैं, बीमारियों में ज़्यादातर प्रकोप जो है आपको करेला में देखने को मिलता है। बैगन में भी पेड़ सूखने की बीमारी आ जाती है, उसके जड़ में कुछ कीड़े की वजह से होता है, बीमारी की वजह से, बेहतर तो आप बता सकते हैं। और इसके अतिरिक्त और जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उन समों में कुछ बहुत तरह की बीमारियां लगती हैं। देखिए खेत में जो बीमारी और कीट की जो बात होती है, तो खेत को अगर हम खरपतवारों से मुक्त रखते हैं, यानी खेत में हम साफ़ सफाई का प्रबंधन अगर बेहतर कर लेते हैं तो बीमारी कीट वैसे भी नहीं लगता है। और दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए बीमारी बहुत तरह की बीमारी होती है, अगर बीमारी लग जा रहा है तो वैज्ञानिक अनुशंसा के आधार पर और हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पे जो है हम लोग जा कर के जो है जो किसान भाई हैं उनसे अनुशंसा मात्रा में दवा का रिकमेंडेशन करवा कर दवा को छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो बरसात में 2-3 दवा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दवा का कंपोजिशन है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब। इसका 2 ग्राम के हिसाब से पत्ता आप देखते हो, पत्ता पर धब्बा पड़ जाता है, पत्ता में बीच बीच में पत्ता झुलसने लगता है, तो उसमें भी हम डाल सकते हैं। अगर सूखने का समस्या आ रहा है, पौधा बीच बीच से कहीं कहीं सूखने का समस्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सूखा रोग लग गया, विल्ट लग गया, तो उसमें भी हम प्रयास करें कि जहाँ पर जल जमाव हो रहा है पानी निकलने का व्यवस्था होना चाहिए। अगर 1-2 पौधा सूख रहा है तो उस पौधे को पूरी सुरक्षित तरीके से उखाड़ करके ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। और कार्बेंडाजिम जो हमारा जो दवा है उसका ड्रेंचिंग करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा का भी हम बालू में चाहे मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिला करके खेत में डाल करके उसको गुड़ाई करें तो सूखने का समस्या नहीं आएगा। और सूखने की समस्या के लिए किसान भाइयों को एक उपाय और करना चाहिए कि अगर पिछले बार खेत में सूखने का समस्या आ रहा है तो खेत की तैयारी के समय में, जैसा हमने पहले भी बताया, 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 10 से 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके अंतिम जुताई के समय डालते हैं तो हमारा सूखने का समस्या वाले जो फंगस है उसको कम कर देता है, तो सूखने का समस्या नहीं हो पाता। भिंडी में एक पीला मोजा की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, किसान बहुत परेशान होते हैं, पूरा उनका प्लॉट का प्लॉट समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। देखिए भिंडी का मुख्य जो है ना बीमारी है, तो इसमें हमको किसान भाइयों का उपाय करना चाहिए कि जो पीला मोजैक रहित जो है आपका जो रेजिस्टेंट वैरायटियाँ हैं, बहुत सारी वैरायटी बाज़ार में आ गई है, ऐसे वैरायटी का हमको चुनाव करना चाहिए। और अगर 1-2 पौधे में मोजैक वायरस लग रहा है तो उस पौधे को पूरी सुरक्षित तरीके से उखाड़ करके ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। और हमको रस चूसने वाला जो मोजैक को जो फैलाने वाला जो वाइट फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है, सफ़ेद मक्खी, उसको
ख़त्म करने के लिए हमको जब नीम आधारित दवा का प्रयोग करते रहना चाहिए। अगर उससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो कीटनाशक के रूप में जो हम बात करते हैं आपका इमिडाक्लोपीड का प्रयोग करना चाहिए। यह दवा 2 कंपोजिशन में आता है। पाउडर वाला जो 70 WP आता है 2 ग्राम प्रति लीटर 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हम डालते हैं। अगर जो हमारा जो लिक्विड में 17.8 SL की बात करते हैं तो उसका आधा ml दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके हमको छिड़काव करना चाहिए। और सब्जियों में विशेषतौर जब भी हम दवा का छिड़काव करें बरसात के समय में तो उसमें स्टिकर का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। आजकल जैविक खेती की चर्चा भी बहुत हो रही है और हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अगर रासायनिक खाद रहित खेती अगर की जाए तो जैविक खेती आधारित खेती की बात हम आपसे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ार में अच्छी कीमत भी मिलती है जैविक खेती से। देखिए आज के समय में जैविक खेती प्राकृतिक खेती ही विकल्प है, क्योंकि आप देख रहे होंगे तरह तरह की समस्याएं किसान भाइयों के शरीर में, चाहे जो सब्जी का जो सेवन कर रहे हैं उनके शरीर में आ रही है। तो इसमें बेहतर यही है कि हम जब भी सब्जी की खेती करें तो हम सब्जी की खेती को जैविक तरीके से करें। इसमें बहुत सारा आप सुनते होंगे प्राकृतिक खेती। अभी आप देखिए जो हमारे जो प्राकृतिक जो स्रोत हैं, जो भी हम खाद का जो पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं हम रासायनिक स्रोतों से करते हैं, और उन्हीं पोषक तत्वों का पूर्ति हम अगर प्राकृतिक स्रोतों से करते हैं, जैसे गोबर की खाद से करते हैं, ग्रीन मैन्यूरिंग लगा के करते हैं, अन्य तरह की फसलों को मतलब खेत में डाल के करते हैं, मल्चिंग करके करते हैं, और जो भी हमारा बीमारी लगता है, कीड़ा लगता है, उसका हम जो उपचार जो है जो नीम आधारित दवा से करते हैं, चाहे और भी बहुत सारा चीज़ हम बना करके कर सकते हैं, तो उससे करना बेहतर रहेगा। और जो उत्पाद होगा उसका वो उत्पाद भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा और उसका बाज़ार भाव भी ज़्यादा मिलेगा। आप देखते होंगे बाज़ार में जो सब्जी जो जैविक है, जैविक के नाम पर कितना तेज़ से डिमांड होता है, किसानों का उचित मूल्य भी मिलता है। तो हमारा किसान भाइयों के लिए सुझाव रहेगा कि प्राकृतिक खेती जैविक खेती को अपनाना चाहिए। अगर आप खेती करें तो उसमें कम से कम आधा स्थान दीजिए, 50% स्थान जो है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को दे करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बरसात के मौसम में वैज्ञानिक विधि से सब्जी की खेती कैसे करेंगे इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी। तो हमारे किसान भाइयों की तरफ से और हमारे दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी एक विद्वान कृषि वैज्ञानिक से हमने आपको जानकारी दिलाने का प्रयास किया है कि बरसात के मौसम में सफलतापूर्वक आप सब्जियों की खेती कैसे करेंगे। हम आशा करते हैं कि इनके द्वारा जो दी गई जानकारियां हैं निश्चित रूप से आपके कृषि कार्य में सहायक होंगी। हमारे खेत खलिहान कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं खेत खलिहान के अगले अंक में कुछ इसी तरह के रोचक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर। तब तक आपसे चाहेंगे अनुमति तो रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।